हाय लर्नर्स, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। पीवाईक्यू सीरीज खत्म, अब बारी है वही स्पेशल वीडियोस की जो मैंने वादा कर दिया था और एक सम्स का वीडियो भी आ चुका है। अब हम करने वाले इस पूरे बिजनेस स्टडीज के सारे डिफरेंसेस एक साथ, जितने भी आपने बिजनेस स्टडीज में डिफरेंसेस देखे, हम सारे डिफरेंसेस को आज कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं पहले डिफरेंस के साथ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेनरी फेयोल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर? फेयोल और टेलर अंकल में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले पर्सपेक्टिव। फेयोल हमेशा फोकस करता है टॉप लेवल कि टॉप लेवल मैनेजमेंट एक जनरल प्रिंसिपल्स बनाते थे तो उसका फोकस टॉप लेवल के एंगल्स होता था। लेकिन जो हमारा एफ.डब्ल्यू. टेलर फ्लोर में ऑपरेशन, याद है उसकी टेक्निक्स भी कहती थी कि वर्कर्स वर्कर्स वर्कर्स। तो ऑपरेशनल लेवल पे कौन फोकस करता है? टेलर। या सॉफ्ट फ्लोर लेवल, वर्कर्स जहां पे एक्चुअली काम करते हैं। हेनरी फेयोल किस पे फोकस करते हैं? हेनरी फेयोल फोकस करते हैं टॉप लेवल पे। अब नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। ये तो आप सबको पता है, यूनिटी ऑफ कमांड का वायलेशन एफ.डब्ल्यू. टेलर का टेक्निक ही है जिनका नाम है हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप। इट इज अ वायलेशन ऑफ विच का, किसका वायलेशन है? इट्स अ वायलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। लेकिन इसका मतलब क्या है? अब हेनरी फेयोल स्टॉन्स प्रोपोनेंट, इसका मतलब आप लिख लो फर्म बिलीवर। आई गेस येलो नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा रेड कर लेता हूं। दे आर दी फर्म, ही इज अ फर्म बिलीवर। वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। डिड नॉट फील इट इज इंपॉर्टेंट कि भाई, इसलिए यहां पे फंक्शनल फोरमैनशिप में एक ही वर्कर को ऑर्डर कितने जन से मिलते हैं? एक वर्कर को ऑर्डर मिलते हैं 8 जन से। अब गाइस, हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल में क्लियरली जनरल प्रिंसिपल है तो यूनिवर्सल एप्लीकेबल। लेकिन जब हम एफ.डब्ल्यू. की टेक्निक्स वगैरह निकालते तो स्पेसिफिक सिचुएशन की, इसमें इतना टाइम लगेगा, इसमें इतनी मेथड, ये मेथड बेस्ट होगी, तो विच इज एप्लीकेबल स्पेशलाइज सिचुएशन। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है विच इज एप्लीकेबल ऑन अ स्पेशलाइज सिचुएशन, तो आंसर क्या हो जाएगा? एफ.डब्ल्यू. टेलर। जो जनरली हर जगह एप्लीकेबल है दैट इज हेनरी फेयोल। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन दैट इज पर्सनल एक्सपीरियंस। ये जनरल है तो अपने अनुभव से उसने बनाए थे, लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर की टेक्निक्स और प्रिंसिपल क्लियरली बोलते हैं एक्सपेरिमेंट करो, ऑब्जर्वेशन करो, फिर हम उसको डेवलप करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है? फोकस। फोकस क्या है? फोकस एडमिनिस्ट्रेशन पे है और यहाँ पे फोकस प्रोडक्टिविटी में। इसलिए तो टाइम स्टडी, मोटर स्टडी, मशीन स्टडी हम देखेंगे, फाइंडिंग द बेस्ट वे, ताकि हमारा कॉस्ट कम से कम हो और एफिशिएंसी ज्यादा। ठीक है। अब एफ.डब्ल्यू. टेलर वाज अ साइंटिस्ट और ही वाज अ जनरल प्रैक्टिशनर। ठीक है। अब इतना भी कर लो तो काफी टॉप लेवल, सॉफ्ट लेवल, ये यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करता था, ये नहीं करता था, स्पेशलाइज, ये एप्लीकेबल, यूनिवर्सली, ये जनरल थे, पर्सनल एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन, ये ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थे, ये इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट सा डिफरेंस है। फिर से एक बार करेंगे साथ में। विच लेवल? टॉप लेवल। दिस इज सॉफ्ट फ्लोर लेवल। ये कौन सा है? यूनिट ऑफ कमांड नॉट एप्लीकेबल, इसमें नॉट एप्लीकेबल। एप्लीकेबल यूनिवर्सली, स्पेशल सिचुएशन, बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ये है ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर करने के लिए है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। ये एक प्रैक्टिशनर था और ये क्या थे? साइंटिस्ट। पहला वीडियो डन, पहला सॉरी डिफरेंस डन। दूसरा मैं कहीं भी मिक्स करके ला रहा हूं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी मार्केट एज वेल एज सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब है जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में अपने सिक्योरिटी इशू करेगी। मैंने अपने शेयर कृतार्थ को फर्स्ट टाइम दिए, मैं एक कंपनी हूं और अपने शेयर कृतार्थ को फर्स्ट टाइम दे रहा हूं, उसको बोलेंगे प्राइमरी। बिटवीन द न्यू कंपनी एंड द इन्वेस्टर, मैंने अपने शेयर्स इशू किए, कृतार्थ ने उस शेयर्स को खरीदा, इसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी। अब कृतार्थ के पास शेयर्स आ गए, वो एक्स को दे देता है, वाई को दे देता है, स्टॉक एक्सचेंज। ये बीएससी मार्केट में जब एग्जिस्टिंग एक बार कंपनी से जा चुका है, अब एक्स और वाई के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है, जो दो इन्वेस्टर्स के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी और एनएससी में होता है, बीएससी एनएससी में क्या होता है? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। क्या गाइस? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में खेला जाता है। अब इंस्ट्रूमेंट्स यहां पे होते हैं, वो यहां पे कंपनी डायरेक्टली बेचती है, यहां पे होता है बिटवीन इन्वेस्टर्स। कैपिटल फॉर्मेशन, यहां पे कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है? डायरेक्टली, क्योंकि कंपनी ने डायरेक्टली शेयर्स दिए हैं तो इट रिजल्ट्स इन अ डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है विच मार्केट क्रिएट्स अ डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन? प्राइमरी। अब सेकेंडरी में कंपनी को डायरेक्टली फायदा नहीं होता, मैंने तो कृतार्थ को दे दिया, अब कृतार्थ आगे कुछ भी करे, लेकिन अब उनके बाइंग सेलिंग से जो शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं तो उसे डायरेक्टली नहीं, बेनिफिट क्या मिलता है? इनडायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन। ऐसा इनडायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन। यहां पे प्राइस डिटर्मिनेशन, जब भी कंपनी आईपीओ लाती है
प्राइस कौन डिसाइड करता है? प्राइस डिसाइड करता है कंपनी के मैनेजमेंट। कौन डिसाइड करता है? मैनेजमेंट, कि आईपीओ कितने में लाना है। लेकिन अगर यही सेकेंडरी मार्केट होगी तो प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा? मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस मांझे द डिमांड एंड द सप्लाई। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में कृता सिर्फ मुझसे शेयर खरीद सकता है, बेच नहीं। यहां पे सिर्फ बाइंग होगी। सेकेंडरी मार्केट में बाइंग भी हो सकती है और सेलिंग भी हो सकती है। क्या गाइस? बाइंग भी होगी, साथ साथ में सेलिंग। एक और पॉइंट मैं लिखवा देता हूं, फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन, जीएल। प्राइमरी मार्केट की कोई फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होती। क्या गाइस? प्राइमरी मार्केट की कोई फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होती, और सेकेंडरी मार्केट की फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन। फिर से का फर्स्ट टाइम न्यू इशू जब कंपनी इन्वेस्टर करता है प्राइमरी, एग्जिस्टिंग करे सेकेंडरी, यहाँ पे डायरेक्ट होता है, यहाँ पे इंटरमीडिएट, यहाँ पे ओनरशिप एक्सचेंज बिटवीन द इन्वेस्टर्स। अब यहाँ पे डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन, इनडायरेक्ट, यहाँ पे प्राइस डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट, यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पे क्या बोलते हैं ओनली बाइंग, यहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों। ज्योग्राफिकल लोकेशन प्राइमरी मार्केट का कोई फिक्स नहीं होता, बट सेकेंडरी मार्केट हैज अ फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लान, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। ये अगेन अ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सिंगल यूज प्लान जो सिर्फ एक बार यूज होते हैं। स्टैंडिंग प्लान हमने बना दिया, उसको बार बार एक बार बना दिए, बार हम उसको यूज करते रहेंगे। इज डेवलप फॉर वन टाइम, ये रिपीट नहीं होने वाले। ये जो एक्टिविटीज है दे आर गोइंग टू रिपीट ऑन अ रेगुलर बेसिस। इसके दो डिफरेंस अलग से बनाए हुए। सबसे पहले यूज्ड ओनली वंस, यूज्ड अगेन एंड अगेन। यूज्ड ओनली वंस मतलब सिंगल, बार यानी स्टैंडिंग। इसको हम एक बार रिपीट नहीं करेंगे, उसको पीरियड ऑफ टाइम पे यूज करते रहेंगे। अब जैसे ही सपोज हमारा एक साल हमने एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म, सिंगल प्लान का मतलब खत्म। इट इज यूजुअली डेवलप कि भाई इसको हम हर बार यूज करें। रूल्स, जैसे रूल्स इज अ टाइप ऑफ ए स्टैंडिंग प्लान। अब हमने जो रूल्स बना लिया, एक बार बना लिया, उसको हम हर बार यूज करेंगे। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है विच काइंड ऑफ प्लान इज मॉडिफाइड, विच काइंड ऑफ प्लान इज मॉडिफाइड एज पर द एनवायरमेंट। तो आंसर होगा स्टैंडिंग। किस प्लान को हम सिचुएशन के हिसाब से, माहौल के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग। इसमें आता है बजट, प्रोग्राम, इसके अंदर आता है पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स एंड मेथड। क्या आता है? पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, मेथड। ठीक है, जो एक बार बने, जो बार बार, ये सिर्फ रिपीट नहीं होने वाले, रिपीट होते रहेंगे। प्रोजेक्ट खत्म, प्लान खत्म, ये हमारा मॉडिफाई होता रहेगा। इसमें आएगा बजट, प्रोग्राम, इसमें आएगा पॉलिसी, रूल्स एंड मेथड। डन, यहाँ तक दो डिफरेंस हो गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट दो, फंक्शनल एंड डिविजनल। फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब है हम यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट बना रहे हैं वो किस बेसिस पे बना रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। लेकिन वही हम डिविजनल स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे बनाते हैं अलग अलग डिवीजन। अब ये जो अलग अलग डिवीजन या डिपार्टमेंट बन रहे हैं वो किस बेसिस पे बनेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। इट रिजल्ट इन फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे रिजल्ट इन प्रोडक्ट। हम एक ही फंक्शन की एक्टिविटी बार बार कंटिन्यूसली करोगे तो आप हो जाएगा फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, यहाँ हो जाएगा प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे हम जिम्मेदारी फिक्स नहीं कर सकते। प्रोडक्शन बोलेगा परचेज की गलती, परचेज बोलेगा सेल्स की गलती। लेकिन हर एक डिपार्टमेंट, हर एक हेड डिवीजन, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फुटवेयर हो, गारमेंट्स हो, मैंने अलग अलग हेड बनाए। हर हेड का एक बजट है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो दे वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, वो अपने परफॉर्मेंस के लिए अकाउंटेबल है। अब गाइस, मैनेजरियल डेवलपमेंट डिफिकल्ट। अब इसमें क्या होता है? मैनेजरियल डेवलपमेंट आप सिर्फ एक ही काम सीखोगे, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स। लेकिन अगर आप डिविजनल स्ट्रक्चर में हो तो आप गाइस प्रोडक्ट, एक सपोज आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट पे हेड हो तो उसके आप प्रोडक्शन भी सीखोगे, उसका परचेज भी सीखोगे, सेल्स भी सीखोगे। यहाँ पे सिर्फ हम एक काम सीखते हैं तो हमें नहीं पता टॉप लेवल में किसको रखें। पर डिविजनल में हमने एक प्रोडक्ट रिलेटेड सारी एक्टिविटीज सीख ली तो हमें एक बार सारी एक्टिविटीज का नॉलेज आ चुका है। तो अब जो डिवीजन हेड अच्छा कर रहा है उसको हम आगे शिफ्ट कर सकते हैं। बट फंक्शनल में टॉप लेवल में शिफ्ट करने में डिफिकल्टी आ जाती है। नेक्स्ट, यहाँ पे इकोनॉमिकल होता है, पर अलग अलग डिवीजन बनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्या बोलते हैं और बहुत सारे कॉस्ट बढ़ेंगे। जैसे अब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी अच्छा रखेगा, फुटवेयर वाला भी अच्छा रखेगा, तो दिस इज कॉस्टली।
और लास्ट है मल्टीपल प्रोडक्ट में ये सूट नहीं करेगा और मल्टी प्रोडक्ट में डिविजनल सूट करता है। इजी वाले पढ़ा देता हूं पहले। फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन, स्पेशलाइजेशन फंक्शनल, इट विल बी प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होगा, नॉट इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमें अगर आगे टॉप लेवल पे ले जाना है तो फंक्शन में पता नहीं चलेगा, पर डिवीजन में हम इजीली ले जा सकते हैं। फंक्शनल यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं होती तो फंक्शनल इज चीपर, फंक्शनल इज चीपर, पर डिविजनल इज कॉस्टली, डिविजनल इज कॉस्टली। मल्टी प्रोडक्ट में कौन सा प्रेफर करोगे, डिविजनल ना कि फंक्शनल। क्लियर, यहाँ तक चीजें हो गई, 3 डिफरेंस हो गए, कोई डाउट? 3 हो गए, चलो आगे बढ़ेंगे, लिख लिया। अब नेक्स्ट है हमारा मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अब मनी मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ के है पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होते हैं आरबीआई सारे, यहाँ पे भी सेम है, बट कैपिटल मार्केट में 2 अलग और है, उनका नाम है फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। जो मैं ये फॉरेन इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, दे कैन बी ओनली द पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। हम जैसे ऑर्डिनरी, हम जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर्स मनी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे और दूसरे क्या है, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, आपके इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पे है शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। मनी मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है ड्यूरेशन इज मैक्सिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर। कैपिटल मार्केट में इज मोर देन 1 ईयर। अब नेक्स्ट 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट आउटले। कि भाई साहब पहली बात कि सर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों लिक्विड होते हैं, पर इनमें ज्यादा लिक्विड कौन सा है, ज्यादा लिक्विड इज योर मनी मार्केट। दोनों के दोनों लिक्विड है, पर ज्यादा लिक्विड कौन सा है, जल्दी से हमारा ज्यादा लिक्विड कौन सा है, ज्यादा लिक्विड इज योर मनी मार्केट। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न गाइस, जहां पे ड्यूरेशन ज्यादा होगा तो 2 चीजें ज्यादा होगी, एक होगा रिस्क और एक होगा रिटर्न, एक होगा रिस्क और एक होगा रिटर्न। तो रिस्क हमारा किस में ज्यादा होगा, रिस्क भी हमारा ज्यादा होगा कैपिटल मार्केट में, और रिस्क अगर इसमें ज्यादा है तो रिटर्न भी इसी में ज्यादा होगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज मोर इन कैपिटल मार्केट। और दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रिटर्न रिस्क है तो रिटर्न भी इसी में ज्यादा होगा। ठीक है, 2 पॉइंट और करा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 6 हो गए। और इन्वेस्टमेंट आउटले, कैपिटल मार्केट में आप 10-20 रुपए के भी शेयर्स खरीद सकते हो, लेकिन मनी मार्केट में हमें एक ज्यादा अमाउंट ऑफ पैसा लगाना पड़ता है, हम ऐसे ही काम नहीं कर सकते। अब गाइस मनी मार्केट में एक बस वर्ड याद रख लेना, DHFI, ये फुल फॉर्म आ सकता है, DHFI, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, जो मनी मार्केट के ट्रांजैक्शन फटाफट करवाता है, डिस्काउंट हाउस फाइनेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, अगेन मनी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में डिटेल आते हैं, मनी मार्केट में नहीं। यहाँ पे शेयर्स, यहाँ पे कॉल मनी वगैरह, ये शॉर्ट टर्म, ये मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। यहाँ पे मनी मार्केट दोनों लिक्विड है, पर ज्यादा कौन सा है, मनी। एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा किसमें, कैपिटल, तो रिस्क भी किसमें, कैपिटल। और मनी मार्केट छोटे से इन्वेस्टमेंट, थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट से भी नहीं, मनी मार्केट इन्वॉल्व्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, और कैपिटल मार्केट इन्वॉल्व्स ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल मैं सिर्फ आपको पढ़ा दे रहा हूं, एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। एडवर्टाइजिंग इट इज ए इम्पर्सनल बट इट इज अ पर्सनल, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे एक ही मैसेज हर जगह जाता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कस्टमर को ध्यान में रखते हैं, मैसेज को चेंज कर देते हैं। इट इज फ्लेक्सिबल, तो इसी के बेसिस पे नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं, ये है इनफ्लेक्सिबल और ये है फ्लेक्सिबल। एडवर्टाइजमेंट क्या हो गया, इनफ्लेक्सिबल, एडवर्टाइजमेंट हम चेंज नहीं कर सकते, इनफ्लेक्सिबल। पर्सनल सेलिंग क्या हो जाएगा, हाईली फ्लेक्सिबल। कहां पे एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट। यहां पे सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड। यहां पे जब हम करोड़ों लोगों पे करोड़ों रुपए खर्च करके एक एड बनाते तो पर यूनिट कॉस्ट सिर्फ 1 रुपए आती, लो। बट यहां पे हम एक एक बंदे पे जा रहे, घर जा रहे, ट्रांसपोर्टेशन समझाना, यहां पे कॉस्ट इज हाई। ठीक है, यहां पे हम मास मीडिया का यूज करते हैं, यहां पे लोगों का यूज करते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं, एक कंज्यूमर का इंटरेस्ट, कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड अवेयरनेस, कि भाई अब यहां तक हम इतने ही पॉइंट करेंगे, उसके बाद नहीं बताएंगे। अब
या ये छोड़ दो, हम लास्ट वाला करेंगे डायरेक्ट फीडबैक और इनडायरेक्ट फीडबैक। 6 पॉइंट हम याद करेंगे। सबसे पहले इट इज इम्पर्सनल, इट इज पर्सनल, इट इन्वॉल्व्स एक स्टैंडर्डाइज मैसेज, यहां पे स्टैंडर्डाइज नहीं होता, कस्टमर की व्यू के हिसाब से होता है। ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। इट रीचेस, यहाँ पे मास पे होता है या स्पेसिफिक, यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट लो है, यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट हाई है। फिर यहाँ पे हम मास मीडिया यूज करते हैं, हम सेल्स स्टाफ यूज करते हैं। यहाँ पे फीडबैक नहीं मिलता है, वहां पे फीडबैक मिल जाता है। क्लियर? क्लियर है कि नहीं? क्लियर? फिर से ये है इम्पर्सनल, ये है पर्सनल। इन्वॉल्व्स डायरेक्ट स्टैंडर्डाइज मैसेज होता है, ये कस्टमर की नीड्स के हिसाब से होता है। यहाँ पे हम इनफ्लेक्सिबल होते हैं, दिस आर हाईली फ्लेक्सिबल, दिस आर हाईली फ्लेक्सिबल। एक साथ मासेस तक पहुंच सकते हैं, सिर्फ लिमिटेड नंबर। सिर्फ लिमिटेड नंबर कौन सा हो जाएगा? पर्सनल सेलिंग। कॉस्ट इज लो, कॉस्ट इज हाई, मास तक पहुंचेंगे। और हम सेल्स स्टाफ जिसकी लिमिटेड रीच होती है। हो गया यहाँ तक? अगर आप लोग का यहाँ तक हो गया तो चलो आगे बढ़ते। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये शायद तक कई बुक्स में है भी नहीं, प्लीज इसको पढ़ लो। समझ आ गया? फिर से रिवाइज करेंगे। इट इज इम्पर्सनल, दिस इज, तू बोलेगा इम्पर्सनल, ये कौन सा है? पर्सनल। ये कौन सा है? ट्रांसमिशन ऑफ स्टैंडर्डाइज अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स, तो ये हो गया इनफ्लेक्सिबल, ये हो गया फ्लेक्सिबल। रीच इज द मास, ये क्या होगा? लिमिटेड नंबर। कॉस्ट इज लो, कॉस्ट इज हाई। यहाँ पे यूज करते हैं टीवी मैक्स, यहाँ पे यूज करते हैं सेल्स स्टाफ। यहाँ पे होता है इनडायरेक्ट फीडबैक, यहाँ पे फीडबैक नहीं मिलता, लाइक्स डायरेक्ट फीडबैक, डायरेक्ट फीडबैक। और एक और लास्ट पॉइंट कर लो, जब कंज्यूमर तक पहुंच रहे हो तो एडवर्टाइजमेंट, और जब इंडस्ट्रियल गुड्स की बात कर रहे हो तो पर्सनल सेलिंग। अब बहुत ही सिंपल है, इजी। अब 2 इजी वाले रह गए, एक है ट्रेनिंग और एक है डेवलपमेंट। ट्रेनिंग का मतलब है जो भी इंसान है उसकी स्किल्स, उसके नॉलेज को बढ़ाना। डेवलपमेंट का मतलब है प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। ये हमारा होता है पहली बात जॉब ओरिएंटेड, ये हमारा होता है करियर ओरिएंटेड। इससे इंसान उस जॉब को अच्छे से कर पाता है और इससे ओवरऑल ग्रोथ होता है। ठीक है? नॉलेज एंड स्किल्स, क्या गाइस? नॉलेज एंड स्किल्स आएगा तो ट्रेनिंग, लर्निंग एंड ग्रोथ। नॉलेज एंड स्किल्स आएगा तो ट्रेनिंग, लर्निंग एंड ग्रोथ, लर्निंग एंड ग्रोथ आएगा तो डेवलपमेंट। इससे ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय होगा, इससे जॉब अच्छे से कर पाएगा। दिस इज करियर ओरिएंटेड एंड दिस इज जॉब ओरिएंटेड। लास्ट है यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये क्या बोलता है? हर एक एम्प्लॉय को ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ एक ही जन से लेना है, वो है एक बॉस। और 1 एम्प्लॉय 1 बॉस। ठीक है? हर एम्प्लॉय का सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉस हो सकता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है? एक ऑर्गेनाइजेशन जितने भी सारे प्लान है, हर डिपार्टमेंट के एक हेड होगा, 1 हेड 1 प्लान। इट प्रिवेंट्स ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। ड्यूअल सबऑर्डिनेशन मतलब हम किसी भी 2 जन के सबऑर्डिनेट नहीं हो सकते। एंड इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग, हमें काम को रिपीट नहीं करना है। ये किसको इफेक्ट करता है? सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय, क्योंकि एक एम्प्लॉय एक ही जन से ऑर्डर ले सकता है। ये इम्पैक्ट करता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। कोई भी डाउट हो कमेंट में डाल दीजिएगा। एक आप लोगों को थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू।